Param Pujyaniya Swami Govind Giriji Maharaj is a revered spiritual leader, scholar, teacher who has dedicated his life to bring knowledge, wisdom and the Indian knowledge system to India. Swamiji launched Gita Parivar in 1986. What is more interesting is he launched LearnGita.com in 13 languages in 180 countries, and there are 2,700 online batches for all the vice chancellors, principals, directors sitting here. Swamiji has adopted technology long before all of us have. Swamiji runs Vedshalas, Sanskrit, Veda education across. Swamiji is also the treasurer of Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra and is also the spiritual guru of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This gives a clear indication that the country's leadership respects the views, guidance of Honorable Swamiji. Without taking much of time, I would now request our founder and MD Shyam Somani, our guest Ashwin Fernandez sir, to please kindly escort Swamiji to the stage, and I would request Honorable Swamiji to please kindly enlighten the audience with his words. A big round of applause for Honorable Swamiji, Param Pujya Govind Giriji Maharaj. Apadam apahartaram Dataram sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. First of all, I congratulate all of you and thank the organizers that they have given me the opportunity to talk before such an elite audience. Though I can express myself rather well in English, फिर भी मैं अपनी बात हिंदी में ही करना चाहूँगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा का विचार कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम का विचार कर रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले अपनी मानसिक गुलामी का त्याग इससे करना चाहिए कि वी मस्ट चूज आवर ओन लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन। वर्ल्ड वाइड हम लोगों को जो संपर्क करना है उसके लिए अंग्रेजी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं वे जब हिंदी समझते हैं और मैं भी हिंदी समझता हूं, तो हम लोगों को राष्ट्रभाषा का आदर करने के लिए राष्ट्रभाषा में कुछ बात तो भी करनी चाहिए। तभी जाकर के हम लोग अपने देश की संस्कृति का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकेंगे। मित्रों, सबसे पहली बात यह है, जिस एक अत्यंत श्रेष्ठ कालखंड में हम लोग जी रहे हैं, वह धन्य कालखंड है हमारे भारतवर्ष का, क्योंकि इसी कालखंड में हम लोग वास्तव में अपनी जो पहचान खोती जा रही थी, उस पहचान को पुनः जागृत कर रहे हैं। We had forgotten what we were. We had forgotten the glory of ancient Bharat. And now, from last decade, we have started again to understand what we were, to understand what we are, and to decide what we are going to achieve in the future. ये सारा सोचा नहीं गया था कि कभी भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय ज्ञान परंपरा का इस प्रकार का उदय पुनः हमारी शिक्षा पद्धति में होगा। इसका कारण था मित्रों, वास्तविकता यह है कि ज्ञान की परंपरा पूरे संसार में जहां से आरंभ हुई, वह देश भारतवर्ष है। भारत से ही ज्ञान सारे संसार में पहुंचा है। भारतीय ज्ञान परंपरा यह संपूर्ण विश्व की मौलिक ज्ञान परंपरा है और यह बात सर्वत्र प्रमाणित है कि जो
हमारे भारतीय ऋषियों ने प्राचीन काल में दिया, वो इतना अधिक था, इतना परिपूर्ण था कि उसकी बराबरी करने जैसे ग्रंथ अब कुछ निर्माण होते जा रहे हैं। मेरा भी स्वयं का ध्यान इन बातों की ओर तब गया जब मैं 30 वर्ष पूर्व विदेश प्रवास करने लगा। पहले जब मैं अमेरिका और कनाडा में गया, मैंने अपने प्रवास का उपयोग अपने अध्ययन के लिए किया और वहां का अध्ययन करते समय मेरे ध्यान में यह आया। दिन भर मैं वहां पर बुक स्टॉल्स में बैठता था और आप लोगों को पता है कि वहां के बुक स्टॉल्स बड़े अच्छे होते हैं, दिन भर पढ़ने की सुविधा वे प्रदान कर देते हैं। तो मैंने देखा कि 4 एरियाज में सबसे अधिक लेखन आजकल हो रहा है। मैनेजमेंट, प्रबंधन शास्त्र, सेल्फ हेल्प, आत्मविकास, लीडरशिप, नेतृत्व गुण संवर्धन और रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों का विकास। मैं ग्रंथों को पढ़ रहा था और पढ़ते समय मैंने पीटर ड्रकर से लेकर के स्टीफन कोवी तक सब लोगों को सूंघने का प्रयास किया। जितना जितना मैं पढ़ता गया, मेरे ध्यान में एक बात आती गई कि मैं ये विचार पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में, लेकिन इस विषय के इससे अधिक अच्छे विचार मैंने संस्कृत में पहले से पढ़े हुए हैं। और तब से मेरा यह निश्चय हो गया कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में जितना भी लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज भी टिल डे महाभारत के मैनेजमेंट को सरपास करने वाला एक भी ग्रंथ मैंने नहीं देखा है। ध्यान रखना, इट्स महाभारत। आत्मविकास, सेल्फ हेल्प के बारे में बहुत कुछ मैंने पढ़ा। आजकल के सब बालक भी पढ़ते हैं, सीक्रेट, द पावर आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं। इन पुस्तकों को पढ़ते समय मैंने ये ध्यान में लिया कि ये सारी पुस्तकें योग वासिष्ठ की जूठन है। मैं जानबूझ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अनेक ऐसे लेखक हैं जो मूल योग वासिष्ठ से पढ़ करके उनको अपनी भाषा में अंग्रेजी में लिख करके उस पर अपना ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन ये बात तो सत्य है कि एक महान ग्रंथ का जूठन होना भी एक बड़ा गौरव है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे बतलाना यह है कि जितना आपको द सीक्रेट में मिलेगा, द पावर में मिलेगा और ऐसे अनेक जो ग्रंथ उनमें मिलेगा, उससे 100 गुना अधिक आपको एक योग वासिष्ठ में मिल जाएगा। मनुष्य के जीवन की सारी परतों को खोलने के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत पढ़ा नेतृत्व गुण विकास के लिए, लीडरशिप के बारे में, लेकिन जिसने आर्य चाणक्य को पढ़ा होगा ना, और छोड़ दो, समर्थ स्वामी रामदास जी को पढ़ा होगा, उनको लीडरशिप के बारे में जानने के लिए तीसरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा आज भी विश्वास है, आज भी टिल डे। रिलेशनशिप के बारे में जो राम कथा में बतलाया गया, वैसा हमें कहां मिलेगा? ये सब मैं देखता गया और फिर लौटने के पश्चात मैंने नए सिरे से अपने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। और सच्ची बात बताता हूं, भारतीय विद्या का संपूर्ण दर्शन जब हम संस्कृत भाषा के माध्यम से करते हैं, दुर्दैव यह है मित्रों, आज भी हमारे देश में आयुर्वेद पढ़ाया जाता है अंग्रेजी भाषा में। मैंने स्वयं अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ा अंग्रेजी भाषा में। मैं उस समय कॉलेज में कभी गया नहीं, आश्रम में रहा, लेकिन परीक्षाएं हम पुणे विद्यापीठ की दे रहे थे और वो अंग्रेजी माध्यम शाकुंतल पढ़ना और अंग्रेजी में लिखना, ये अत्याचार हमारी संस्कृति पर और हमारे बालकों पर आज भी किया जा रहा है, जो अत्याचार रुकना आवश्यक है। सबसे पहले मातृभाषा की शिक्षा सर्वाधिक आवश्यक है। और ऐसा मुझे मत बताइए कि अंग्रेजी के बिना कोई विकल्प है नहीं। जब भी ऐसा लगता है ना, हमारा ध्यान इजराइल की ओर जाना चाहिए। इजराइल ने अंग्रेजी भाषा में कुछ भी पढ़ाया नहीं, उनकी भाषा हिब्रू भाषा
वो तो एक सामान्य सी भाषा है, लेकिन अपनी भाषा को उन्होंने स्वतंत्र होने के पश्चात चमका दिया। और आज वहां पर अंग्रेजी केवल वो लोग पढ़ते हैं जिनको फॉरेन अफेयर्स में कुछ काम करना होता है, बाकी सारा का सारा ज्ञान वहां हिब्रू भाषा में दिया जाता है। इसका एकमात्र कारण है उन लोगों के भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत है, जो भावना हमारे भीतर से नष्ट कर दी गई। ये भावना नष्ट करने का प्रयास सिस्टमैटिकली हुआ और इसका आरंभ अंग्रेजों ने किया। इस्लाम का जो आक्रमण था उसने हमारे आत्मविश्वास को नष्ट नहीं किया, हमारे आत्मसम्मान को उतना नष्ट नहीं किया। करने का प्रयास तो अवश्य किया, लेकिन मैकॉले और मैक्समूलर इन दोनों का पत्राचार आज उपलब्ध है, जिसमें वे स्वयं एक बात कहते हैं, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, इट मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। हम लोगों ने भारत को एक बार जीता है, लेकिन भारत को सदा के लिए गुलाम रखना होगा तो हमें शिक्षा पद्धति में प्रवेश करना होगा, इनकी शिक्षा को ध्वस्त करना होगा, इनकी शिक्षा का नाश करना होगा। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन मैकॉले एंड मैक्समूलर। जबकि मैक्समूलर बाद में भारतीय परंपरा के पुजारी बन गए, बट दैट वाज अ चेंज व्हिच केम आफ्टरवर्ड्स। बाद में तो उन्होंने इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस ये लिखा। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगला जन्म काशी में लूं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये तो बात की बात थी। आरंभ में जब ये षड्यंत्र आरंभ हुआ तो उसका हेतु ये था कि भारत में इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाए। दो बातें खत्म कर देनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र को मारने के लिए शस्त्र पर्याप्त नहीं होते हैं मित्रों। राष्ट्र मारे जाते हैं जब उनकी प्रज्ञा का नाश किया जाता है। चाणक्य का एक वाक्य बड़ा सुंदर है। चाणक्य ने कहा, शस्त्रैः हतास्तु रिपुवो न हता भवन्ति, प्रज्ञा हतास्तु रिपुवो सुहता भवन्ति। शस्त्रों से मारने से कोई राष्ट्र मरता नहीं है, लेकिन उस राष्ट्र की प्रज्ञा को मार डाला जाए तो वह राष्ट्र सदा के लिए मर जाता है। प्रज्ञा को मारने का अर्थ क्या होता है? प्रज्ञा को मारने का अर्थ दो प्रकार का होता है। एक तो पुरानी सारी उसकी स्मृतियां समाप्त कर दो। हम क्या थे, इन बातों को हमें जानने ही नहीं दिया गया। यह काम अंग्रेजों ने किया। यह काम अंग्रेजों के पश्चात आए हुए 70 वर्ष तक इन काले अंग्रेजों ने भी किया, जिन लोगों ने हम पर अब तक राज किया था। इसको ध्यान में रखना। और इसीलिए अभी तक कभी भी 15 वर्ष पूर्व तक कभी भी भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसके बारे में किसी भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में भारतीय विज्ञान का कभी एक भी व्याख्यान नहीं होने दिया गया। जबकि भारत का विज्ञान, भारत का तत्वज्ञान, दर्शन शास्त्र और भारत की सारी कलाएं और भारत के सारे ज्ञान के क्षेत्र इतने प्रगल्भ है कि सारा संसार भारत का ऋणी है। यह मैं नहीं बोलता हूं, विल डुरांट ने लिख करके रखा, विंटरनिट ने लिख करके रखा कि संपूर्ण संसार भारत का ऋणी है, क्योंकि ज्ञान भारत से आया है। शून्य का आविष्कार भारत ने किया। अरे अभी अभी तक लोग पृथ्वी सपाट है ऐसा ही कह रहे थे, और हमारे देश में मूल बात ही भूगोल शब्द से आरंभ होती है। पृथ्वी गोल है। अभी अभी तक कोपरनिकस, गैलीलियो ने जब कहना आरंभ किया, तब लगने लगा कि नहीं, सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। लेकिन यह तो बात हमारे प्राचीन ज्योतिर्विद वराह मिहिर भास्कराचार्य, इनके लिए खेल की बात थी। लेकिन जो बातें खेल में हमारे वैज्ञानिकों ने समझाई, उन बातों को छिपा करके रखा गया। किस लिए रखा गया? इस देश को पुनः उठने नहीं देना है, इस देश को प्रसुप्त रखना है, इस देश को गुलामों का देश ही बनाए रखना है। लेकिन मित्रों, बतलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बतलाना भी चाहिए। आज केंद्र में इस प्रकार की सरकार आकर के बैठी है जो पुनः भारत के इस गौरव को जागृत करना चाहती है। इस गौरव को जागृत करने की आवश्यकता है। इस हमारी प्राचीन परंपरा को पुनः याद करने की आवश्यकता है। यह परंपरा शिक्षा के क्षेत्र में जो काम प्राचीन काल से कर रही थी, वो इतना महत्वपूर्ण था। भारत शब्द का अर्थ ही, भा का अर्थ है आभा, आभा यानी प्रकाश। जो ज्ञान के प्रकाश में लीन है, ऐसे देश का नाम भारत है। यह भारत ज्ञान के प्रकाश में लीन रहा,
और इसीलिए आप देखेंगे संसार में कहीं पर भी इतने ग्रंथ आपको एकत्रित नहीं मिलेंगे जितने भारत में रहे, जबकि पापियों ने जला जला करके 6-6 महीने जला करके तक्षशिला, नालंदा आदि ग्रंथालयों को नष्ट कर दिया। फिर भी जो बचा है वो इतना बचा है कि सारा संसार उसका ऋणी रह सकता है। भारत ने संसार को क्या नहीं दिया। एक सादी बात है, संपूर्ण जीवन का दर्शन दे दिया। संपूर्ण जीवन का कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, वेदों से लेकर के महाभारत तक और महाभारत से लेकर के आज ज्ञानेश्वर महाराज और समर्थ रामदास स्वामी तक हम जब ज्ञान की परंपरा देखते हैं तो संपूर्ण मानव जाति का विकास, एक एक मनुष्य का विकास कैसे होना चाहिए, इसके सारे सूत्र हम लोगों को प्राप्त होते हैं। और ये सारे सूत्र हम लोगों को दिए जाते थे गुरुकुलों में और गुरुकुलों में छात्रों के साथ अध्यापकों को रहना होता था। और वे टीचर नहीं थे, वे मासिक तनख्वाह पाने वाले टीचर नहीं थे, वे जीवन समर्पित करके ज्ञान की आराधना करने वाले गुरु थे। गुरु में और टीचर में एक अंतर होता है मित्रों। टीचर आकर के आपको इंफॉर्मेशन देता है। आज आप लोगों के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उसके और मैं बाद में आऊंगा, लेकिन गुरु अपना जीवन लगा करके अपने शिष्य में सारे सद्गुणों का संक्रमण करना चाहता है। और इसलिए आप जरा ध्यान दीजिए, अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहां पर बनाए गए कानूनों में सबसे पहला कानून कौन सा है? उन्होंने हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया। भारतीय संस्कृत भाषा के गुरुकुलों को नष्ट करना, उनको किसी प्रकार की सहायता न मिलने देना, यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला कानून है। पहला कानून। क्या लगता है आपको, उसके पहले भारत में कुछ शिक्षा थी कि नहीं? हम लोगों के सामने इस प्रकार का दृश्य निर्माण कर दिया गया कि वी वर इन डार्क एजेस। नो नो, वी वर नॉट। और इसीलिए गांधी जी के एक वाक्य को लेकर के एक महान विचारक ने बड़ा अनुसंधान किया। महात्मा गांधी जी लंदन में एक भाषण किए थे। यू पीपल आर डिस्ट्रॉयड, उन्होंने अंग्रेजों को कहा, यू पीपल आर डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यू पीपल आर डिस्ट्रॉयड। उनके उस एक शब्द को लेकर के, ब्यूटीफुल ट्री को लेकर के धर्मपाल जी ने अनुसंधान की, जीवन भर अनुसंधान किया। ये कोई हिंदुत्ववादी नेता नहीं थे, ये सर्वोदयी समर्पित कार्यकर्ता थे। संपूर्ण जीवन का उनका जो अनुसंधान है, कभी तो भी आप में से हर व्यक्ति को धर्मपाल का साहित्य पढ़ना चाहिए। और ईसवी सन 1818 से पूर्व भारत में क्या शिक्षा थी, इसका पूरा जो लेखा जोखा उन्होंने दिया है, वो तो कभी न कभी हम सब लोगों को, यदि हमने नहीं पढ़ा होगा तो वी आर मिसिंग मच। उन्होंने क्या क्या दिया है उसमें? अच्छा, दिया कहां से है? अंग्रेजों ने अपने गैजेट में जो प्रकाशित किया है, क्योंकि कुटिल अंग्रेजों की यह नीति थी, जहां पर वे अपनी सत्ता लाना चाहते, अपनी सिस्टम बैठाना चाहते, वहां पर पहले सर्वे करते। उनके द्वारा जो भारतीय शिक्षा का उस समय का सर्वे किया गया, उस सर्वे के अनुसार उन्होंने जो गैजेट में प्रकाशित किया, उन अंग्रेजों के आंकड़ों को लेकर के धर्मपाल जी की पुस्तक लिखी गई, द ब्यूटीफुल ट्री। और 1818 के पूर्व भारत के सारे प्रदेशों में, हर जिले में कितने गुरुकुल थे, उनमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, कितने अध्यापक थे, वे कौन कौन जाति के थे, कितने छात्र पढ़ते थे, यह सारा डेटा अंग्रेजों ने इकट्ठा किया हुआ था, जो धर्मपाल जी ने हम लोगों के सामने रखा। तब जाकर के प्रकाश प्राप्त होता है कि 18 से 18 के पूर्व भारत में इतना ज्ञान फैला हुआ था। उस सारे ज्ञान को क्रश करने का काम अंग्रेजों ने किया, क्योंकि उनको यहां पर राज करना था और उनको गुलाम निर्माण करने थे, उनको स्वाभिमानी लोग निर्माण नहीं होने देने थे। और इसीलिए मैकॉले का एक वाक्य है, यदि 30 वर्षों तक मेरी शिक्षा पद्धति भारत में रही तो आने वाली पीढ़ियां रक्त और चमड़ी से तो भारतीय रहेगी, लेकिन दिल और दिमाग से यूरोपियन बन जाएगी। उनका भारत से विश्वास हट जाएगा। कभी भी किसी भी देश को मारना होता है तो सबसे पहले उस देश की अस्मिता को समाप्त करना होता है, सेल्फ डाउट को निर्माण करना होता है। यह सेल्फ डाउट हमारे भीतर निर्माण कर दिया गया
और इस सेल्फ डाउट का परिणाम, अरे स्वामी विवेकानंद भी इसके शिकार हो गए थे।